रियल स्टेट के बारे में भी ना बहुत लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं। क्या इसके प्राइस और ज़्यादा बढ़ेंगे? क्या मार्केट में प्राइस जो है क्रैश हो जाएंगे? रियल स्टेट मार्केट क्रैश हो जाएगा? तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए ना, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए हमें पहले समझना होगा कि पास्ट के बारे में, रियल स्टेट का पास्ट, रियल स्टेट कब, किस ईयर में, कौन से डेकेड में किस तरीके से स्पीड पकड़ रहा था। तो किसी ने कही भी है ये बात कि अगर आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है तो आपको पास्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं 1947 से लेकर 1988 तक। ये मार्केट जो था बहुत ही कंजर्वेटिव मार्केट था। मतलब यहाँ पे जो है लोग न्यूक्लियर फैमिली की जगह जॉइंट फैमिली में रहा करते थे, तो उतना ज़्यादा रियल स्टेट का डिमांड नहीं था। और लोग किस तरीके के थे? लोग थे पुअर और लोअर मिडिल क्लास लोग, जिनकी पावर जो है, कैपेसिटी जो है बाय की, वो बहुत ही कम थी। उतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो लोग क्या करते थे कि भाई एक ऐसी सोच थी लोगों के अंदर कि पैसा जमा करो और जमा करने के बाद जब पैसा इकट्ठा हो जाए तो उसके बाद कोई घर खरीदो या कोई दुकान खरीदो। ज्यादातर लोग खरीदते थे घर जब वो रिटायर हो जाते थे। 60 साल 65 साल की उम्र में जाके लोग घर खरीदते थे। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग ना रिटायरमेंट के बाद ही घर खरीदते थे, 60-65 के बाद ही। बहुत ही कंजर्वेटिव सोच थी कि एक अपना घर हो और एक दुकान हो, इससे ज्यादा वो सोचते भी नहीं थे। कोई ऐसा इन्वेस्टर नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे। 1990 का डेकेड आया। ये डेकेड था प्रॉपर्टी बूम का। क्यों था? क्योंकि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से एफडीआई आया। एफडीआई आने की वजह से क्या हुआ? बाहर की कंपनियों ने इंडिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने यहाँ पे अपने ऑफिसेस खोलने स्टार्ट कर दिए, जिससे क्या हुआ? जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, लोगों के पास जॉब हो गई, अच्छी सैलरी मिलने लगी और परचेसिंग पावर बढ़ गई, जिसकी वजह से लोगों ने रियल एस्टेट खरीदना स्टार्ट कर दिया। ये 1990 डेकेड की बात है। उसी डेकेड में 1992 में स्कैम हुआ था, हर्षद मेहता स्कैम, आप लोगों ने सुना होगा। 1988 में जो निफ्टी था वो 300 पॉइंट के आसपास था। वो बढ़कर 1992 तक वो 4000 पॉइंट पे पहुंच गया, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत पैसा कमाया। तो उन्होंने उठा के वो कैश आउट करा रियल एस्टेट के अंदर। रियल एस्टेट की और डिमांड बढ़ गई, लोग इन्वेस्टर बन गए। अब क्या हुआ कि 1992 के बाद उस दौरान हर्षद मेहता का केस जो है, स्कैम जो है, वो बाहर आ गया, जिससे क्या हुआ? 2000 पॉइंट मार्केट नीचे गिर गया। लोग डर गए रियल एस्टेट से, स्टॉक मार्केट से लोग डरना स्टार्ट हो गया कि स्टॉक मार्केट यार वोलेटाइल है, कभी भी ऊपर जाता है, कभी भी नीचे जाता है। तो लोगों ने रियल एस्टेट को एक बहुत सेफर इन्वेस्टमेंट समझा और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, सभी में पैसा डालना, या प्लॉट्स हो, कुछ भी डालना स्टार्ट कर दिया। और इसी दौरान प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस थे वो 300% तक बढ़ गए थे। अगर मैं आपको बात करूं 1990 से लेके 1995 तक मुंबई में 1 लाख घरों की डिमांड थी और सप्लाई कितनी थी? 30,000 की। ऐसे ही अगर दिल्ली में बात करूं, डीडीए के फ्लैट की डिमांड थी 80,000 फ्लैट्स की और सप्लाई मात्र 8,000 की थी। तो इस चीज से कंक्लूजन ये निकला कि डिमांड हो गई बहुत ज्यादा हाई और सप्लाई होगी बहुत ज्यादा कम। सप्लाई कम होने की वजह से प्रॉपर्टी के प्राइसेस को बहुत ज्यादा हाइप मिला, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो लोगों के लिए प्रॉपर्टी खरीदना हो गया अनअफोर्डेबल, उनके रीच से बाहर था कि मेरी कैपेसिटी 50 लाख रुपए का फ्लैट खरीदने की है और मैं जो वो प्रॉपर्टी 80 लाख में मिलेगी, 90 लाख मिलेगी, तो मेरी रीच से वो बाहर हो जाएगा, मेरे लिए वो अनअफोर्डेबल हो जाएगा खरीदना। तो 1990 में प्राइस बढ़ते जा रहे थे। 95 तक अच्छा खासा प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी, बहुत ज्यादा प्राइस बढ़े। अब 1996 वाला जो ईयर था, ये बर्स्ट हुआ, जो इतना तेजी से प्राइस बढ़े, 300% प्राइस बढ़े थे और वो बर्स्ट हो गया। क्यों बर्स्ट हुआ वो मैं आपको बता चुका हूं, फिर एक बार और बता देता हूं कि सप्लाई बहुत लिमिटेड और डिमांड बहुत ज्यादा। प्राइस बढ़ने की वजह से लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के दाम गिरना स्टार्ट हो गए। तो ये एक पहला था जहां पे प्राइस नीचे गए 1996 के अंदर। डेकेड आता है 2000। इस डेकेड में बहुत ही मैसिव चेंज आया इंडियन इकोनॉमी के अंदर। क्यों आया? क्योंकि इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ ITITS, जिसके अंदर KPOs, आपका BPOs, IT हब्स बनना स्टार्ट हो गया। कंपनियों ने, बाहर की कंपनियों ने अपना काम जो है आउटसोर्स करना स्टार्ट कर दिया इंडिया में। यहाँ पे BPO खोले तो यंग लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिली तो सेम उनकी परचेसिंग पावर बढ़ी और परचेसिंग पावर बढ़ने की वजह से रियल एस्टेट भी धीरे धीरे रिवाइव करने लगा। इसके साथ साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी में
और आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की दोनों की डिमांड बढ़नी स्टार्ट हो गई, क्योंकि मॉल कल्चर आ गया, बहुत सारी ऐसे चेंज हुई चीज़ें। जैसे 2000 के अंदर पहला चेन्नई में मॉल खुला था, तो ऐसे ही धीरे धीरे अब रिटेल की डिमांड बढ़ने लगी, ऑफिस स्पेसेस की डिमांड बढ़ने लगी, रेजिडेंशियल की डिमांड बढ़ने लगी। आईटी आईटीएस की वजह से बहुत सारी सिटीज डेवलप होने लगी एज आईटी हब, जैसे कि आपका पुणे हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये सारी सिटीज जो है, गुड़गांव हो गया, वो तेजी से डेवलप होना स्टार्ट हो गई एज अ आईटी हब। किसकी वजह से? आईटी आईटीएस की वजह से। इसके साथ साथ और एक बेनिफिट हुआ कि 2000 में स्टॉक मार्केट भी वापस से रिवाइव करने लगा। इसकी वजह से लोगों के पास पैसा आना स्टार्ट हो गया और वो फिर से रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर। सो 2000 डेकेड में धीरे धीरे स्टॉक मार्केट भी रिवाइव करने लगा। वो कुछ पॉइंट 2000 पॉइंट तक ऊपर आ गया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर परचेसिंग पावर बढ़ गई, लोग ने फिर से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और इसी डेकेड के अंदर एफडीआई जो है 51% से 100% हो गया। तो इससे और इंडिया को फायदा हुआ, और जॉब अपॉर्चुनिटी आई, और ग्रोथ हुई, और रियल एस्टेट में लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। सो 2000 डेकेड के अंदर 2000 से लेकर 2008 तक अच्छा काम हुआ। प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़े, कितने बढ़े? 52%, 52% तक प्रॉपर्टी के प्राइस इंक्रीज हो गए। उसके बाद 2008 में आया ग्लोबल रिसेशन, जिसकी वजह से एफडीआई हो गया कम, इंडिया से एफडीआई कम हो गया, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है आपकी जॉब्स में गई, लोगों के पास सैलरी कम आने लगी, और जिसकी वजह से परचेसिंग पावर कम हो गई, जिससे इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ा रियल एस्टेट पे। लोगों की डिमांड जो है कम हो गई। सो 2010 में मार्केट फिर से रिवाइव हुआ, लोगों ने फिर से इंटरेस्ट दिखाना शुरू करा प्रॉपर्टी में बाय करने के लिए, प्राइस भी धीरे धीरे इंक्रीज हुए। उस दौरान ही 2010 से लेकर 2020 ये वाला जो डेकेड था, इसमें बहुत सारे डेवलपर नए बने, बहुत ही कम समय में बहुत बड़े बिल्डर बन गए, बहुत ही छोटे से शुरुआत करी थी उन लोगों ने। उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों को लगा कि प्रॉपर्टी के प्राइस तो कभी गिरेंगे ही नहीं, बढ़ते चले जाएंगे, थोड़े टाइम के लिए स्टेबल हो सकते हैं, रुक सकते हैं, बट कभी गिरेंगे नहीं। तो इससे क्या हुआ, उनकी नए डेवलपर आने लगे, बल्क में फ्लैट बनने लगे, और डिमांड उतनी थी नहीं। तो क्या हुआ, अब बिल्डर फ्लैट तो बना रहा है बट उतनी डिमांड ही नहीं है, तो उनको बहुत सारे तरीके उन्हें यूज करने पड़े कि अपने प्राइस ना गिराए बट अदर एमिनिटीज दे दे। अदर एमिनिटीज क्या? जैसे कि मॉडल किचन दे दिया, या पूरा घर का इंटीरियर करा के दे दिया। इस तरीके से लुक्रेटिव ऑफर दिए, और मार्केट फिर से रिवाइव हो गया, और मार्केट फिर से लोगों ने फिर से इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। बट इसके साथ साथ क्या हुआ, बिल्डरों ने ये उनके दिमाग में सेट हो चुका था कि मार्केट कभी, डिमांड कभी कम होगी नहीं, हम कितनी भी सप्लाई दे दे, कितने भी प्रोजेक्ट बना दे, सब बिकेंगे। तो उन्होंने क्या करा, जो बायर्स का पैसा था, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा, उनका पैसा उठाया और उसी पैसे से कोई और लैंड खरीद ली। क्यों? उन्हें लगा कि यार ये प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट कर दिया, यहाँ की डिमांड आती रहेगी, फ्लैट बिकते रहेंगे, पैसा आता रहेगा, जो यहाँ से आ रहा है उसका कुछ पोर्शन से पैसा हम किसी और लैंड को खरीदने में लगा देते हैं, या किसी अपनी और दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, या बाहर किसी रियल एस्टेट में आउट ऑफ इंडिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर दी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे डिमांड हो गई कम। दो मैं बात कर रहा हूँ ये 2010 से लेकर 2020 तक, डिमांड हो गई कम। तो डिमांड कम होने की वजह से क्या हुआ, पैसा नहीं आया बाहर से, सेल नहीं हुआ, सेल ना होने की वजह से क्या हुआ, बिल्डर बना नहीं पाया। तो आप देखोगे जो 2010, 11 और 12 और 13 में जितने भी डेवलपर बने थे और जिन्होंने भी अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करे थे, आज भी उन लोगों को पोजीशन नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? वो यही था, बिल्डरों के दिमाग में ये बहुत क्लियर हो गया था कि डिमांड तो कभी कम नहीं हुई, हम कितना भी बड़े लेवल पे बनाते रहे या नए नए प्रोजेक्ट लाते रहे, नई नई लैंड खरीदते रहे। इस वजह से वहां क्या हुआ कि वो उन बिल्डरों के पास हो गया पैसा खत्म, अब वो बना नहीं पा रहे हैं। लोग इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं लोन का, लोग अपनी ईएमआई भी भर रहे हैं, उन्हें पोजीशन भी नहीं मिल रहा है। सो 2000 तक ये सब, फिर इस दौरान फिर जीएसटी लागू हुआ, फिर आपका डीमोनेटाइजेशन आया, जिसमें इंपैक्ट पड़ा प्रॉपर्टी पे, रियल एस्टेट पे पड़ा, बट उतना मेजर इंपैक्ट अभी तक नहीं पड़ा। फिर उसके बाद आ गया कोविड के दौरान लोगों ने बाय कम कर दी थी, बिल्कुल खरीदना कम कर दिया था। रीजन बीइंग, लोग रिजर्व करके रखना चाहते थे अपना पैसा। अब वो रिजर्व पैसा क्या हुआ, इस दौरान खरीदा नहीं गया, तो बिल्डरों ने लुक्रेटिव ऑफर, प्राइस डाउन हो गए। अगर आप देखेंगे तो ड्यूरिंग कोविड टेन्योर, उस टाइम प्रॉपर्टी की प्राइस गिर चुके थे, कम हो चुके थे, उतना मेजर डिफरेंस नहीं था, बट हाँ गिरे थे। तो उस दौरान जिनके पास पैसा था उन लोगों ने प्रॉपर्टी को खरीदा। एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली है कि जो अफोर्डेबल सेगमेंट था, सिर्फ डिमांड उसकी गिरी थी, लग्जरी में अभी भी उतनी ही डिमांड थी।
और उस दौरान जिन लोगों के पास अच्छा खासा अमाउंट था उन्होंने उस टाइम पे बाइंग करी। तो आप देखें कोविड के दौरान भी लोगों ने घर खरीदे हैं। जैसे ही कोविड खत्म हुआ लोगों को समझ में आ गया कि अब हमें प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इसकी एक मैसिव जंप आया सेल के अंदर, डिमांड आई बहुत ज्यादा रियल एस्टेट की। तो अब आप देखेंगे 2022-2023 ये बहुत अच्छा ईयर था रियल एस्टेट का। सबसे 3,60,000 यूनिट के आसपास पैन इंडिया में बिकी थी एक साल के अंदर। और मैं आप लोगों को एक कंक्लूजन और देता हूं, क्या फ्यूचर में कुछ ऐसा बबल बर्स्ट होगा या फ्यूचर में प्राइस गिरेंगे क्योंकि इतने मैसिवली प्राइस बढ़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अफोर्डेबल सेगमेंट बहुत कम होता जा रहा है, लग्जरी सेगमेंट आता जा रहा है और लग्जरी सेगमेंट की डिमांड कभी कम नहीं होगी। एक बार को ये हो सकता है कुछ पीरियड के लिए स्टेबल हो जाए प्राइस, बट गिरेंगे नहीं। रीजन क्या है आप देखेंगे, जब प्राइस गिरे थे, जब हर्षद मेहता वाला केस हुआ था या आपका ग्लोबल रिसेशन आया था, इन सब की वजह से प्राइस वगैरह ऊपर नीचे गए थे। अदरवाइज तो प्राइस फिर से रिवाइव करता है मार्केट। तो अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, क्योंकि ऊपर नीचे जाएगा, रियल एस्टेट इज अ लॉन्ग टर्म गेम, ये लॉन्ग टर्म का गेम है। यहाँ पे अगर आप सोचते हो कि ये एंड यूजर जो होते हैं उनके लिए मार्केट बहुत सेफ एंड सिक्योर है, बस उन्हें वेट करना है कुछ समय के लिए। इन्वेस्टर होते हैं जो कि आज पैसा डाला 6 महीने बाद वापस ले लेंगे, साल भर बाद, तो उनके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। बट उसके लिए भी अगर वो दे कैन होल्ड फॉर लिटिल लोअर टाइम, तो वो काम उनका भी बन सकता है उसके अंदर। तो मेन पॉइंट ये है जो समझने वाला है कि बस तो होने वाला नहीं है रियल एस्टेट ऊपर ही जाएगा कुछ समय के लिए, कुछ 6 महीने साल भर के लिए थोड़ा सा स्टेबल हो सकता है मार्केट, बट ये नहीं कि प्राइस ड्रॉप हो। अब तक का अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो बिल्डरों ने प्राइस कम नहीं करे थे, उन्होंने अगर करे तो बहुत ही माइनर चेंजेस करे थे, बहुत ही लेस प्राइस कम करे थे। उन्होंने इन ल्यूक्रेटिव ऑफर देना स्टार्ट कर दिए थे, इंटीरियर मॉडल किचन ये वो वगैरह वगैरह देना स्टार्ट कर दिया था। सेम चीज फ्यूचर में भी होने वाली है। तो मार्केट तब से लेके अब तक बढ़ा ही है सिंस 1947 और आज तक, और आगे भी बढ़ेगा ही, चाहे अगले 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल की मैं बात करूं। तो बस तो होने से रहा, स्टेबल हो सकता है, बस नहीं होगा। ये मेरा एक कंक्लूजन है जो मैंने इस पे निकाला है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके कॉलीग है, फ्रेंड है, रिलेटिव है, इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। तो कोई और भी क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। थैंक यू सो मच।